हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, ये आप लगातार देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में विवाद लगातार बना हुआ है। लगातार एनसीईआरटी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रही है और इस वजह से इतिहास की घटनाओं के कहीं ना कहीं बदलाव उसमें करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर यह विवाद की शुरुआत हो चुकी है। और पिछले कई दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे कि कभी मुगलों को लेकर के, कभी नूरजहां को लेकर के, या कभी हजरत महल को लेकर के, या कभी किसी और को लेकर के ये विवाद लगातार बने हुए हैं। या कह लीजिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो एनसीईआरटी में नए सुधार की प्रक्रिया चल रही है उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब देखिए, बदलाव जब होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ दोस्तों उसमें जब चीज़ें बदलती हैं तो किसी ना किसी को तो ऐसा लगेगा कि भाई हमारा पक्ष कमज़ोर हो गया है, या ये पक्ष कमज़ोर हो गया, या ये पक्ष बढ़ना चाहिए था। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी अपने तरीके से काम करती है, अपने उद्देश्यों से काम करती है। उनका काम है शिक्षा नीति में, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना और समय के अनुसार उसमें बदलाव लाते रहना। इसी क्रम में मुगलों के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद में नूरजहां, चांद बीबी और तमाम तरह के मुद्दों से बाहर निकलते हुए एक नया विवाद और खड़ा हुआ है। उड़ीसा का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे माना जाता है, उसको लेकर के एनसीईआरटी में फिर से विवाद खड़ा हो गया है। और यह बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता इसमें बन चुकी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। और यह बिल्कुल रिसेंटली अब का एक टॉपिक है। अब कहोगे कि उड़ीसा का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, किस तरीके का था? हमने तो कभी सुना नहीं। बस जब आपने नहीं सुना, इसी बात का तो विवाद है। इसी बात का विवाद है कि आपने उड़ीसा के स्वतंत्रता संग्राम को क्यों नहीं सुना। और उड़ीसा के लोग चाहते हैं कि उस स्वतंत्रता संग्राम, उस घटना को लोग जाने और स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर जाने। और उसमें भी फिर एनसीईआरटी ने अपना कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से यह विवाद और ज्यादा खड़ा हो गया। चलिए, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के लिए प्रतिज्ञा सामान्य अध्ययन बैच लॉन्च किया गया था, P2I का। और उसमें एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया, स्टडी IQ ऑप्शनल फेस्ट। यानी कि जीएस के साथ अगर ऑप्शनल के सब्जेक्ट को भी आप ऐड करते हैं, विशेषकर इतिहास को या किसी भी अन्य विषय को, मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में। तो इसमें आप MK लाइव कोड के माध्यम से इन दोनों का कंबाइंड प्राइस आप 42,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे भी हो सकता है कि MK लाइव कोड यूज करने पर इससे भी कम में भी आपको भी ये एडमिशन मिल जाए। और इसमें फेस्ट का आज आखिरी दिन है, ये ध्यान रखिएगा। आज लास्ट डेट है, तो फटाफट इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये देखेंगे तो इतिहास और जीएस फाउंडेशन दोनों आपके 42,999 में MK लाइव कोड के माध्यम से मिल रहा है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। और आज से ही 24 तारीख से आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच भी स्टार्ट हुआ है। जस्ट आज इंट्रोडक्शन है, कल भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास एक बढ़िया मौका है हिस्ट्री ऑप्शनल को ज्वाइन करने का। जीएस के साथ दोनों तैयार करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि समय रहते अगर दोनों चीज़ों की तैयारी कंप्लीट हो जाती है, दोनों की तैयारी हो जाती है, तो आप दूसरों से थोड़ा सा एज ज़्यादा ले जाएंगे और परफेक्ट तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी ये है आपका घटनाक्रम। उड़ीसा का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इतिहास में आपने नाम सुना होगा, किसानों का विद्रोह, पाइका विद्रोह। और इसी बात को लेकर के एनसीईआरटी में विवाद खड़ा हो गया। कारण क्या रहा है? पाइका रिवेलियन, व्हाई इट्स ओमिशन इन एनसीईआरटी बुक्स हैज ट्रिगर्ड पॉलिटिकल स्लगफेस्ट इन उड़ीसा। यानी कि अभी रिसेंटली कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब में से पाइका विद्रोह के अध्याय को उन्होंने अस्थायी रूप से हटा दिया। यही एक सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। 1817 का पाइका विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है किसानों के संदर्भ में। उड़ीसा के लिए तो वो समझ लीजिए कि उनके लिए एक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है।
उनके लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और उसको भी उन्होंने एनसीईआरटी की किताब में से हटा दिया। और जब ये विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा, एनसीईआरटी ने कहा कि यह क्षेत्रीय आंदोलन अब दूसरे खंड में अन्य विद्रोहों के साथ में शामिल किया जाएगा, दूसरे खंड में इसको प्रकाशित करेंगे, इसमें नहीं होगा। यानी कि इस पहले वॉल्यूम की किताब में हम शामिल नहीं करेंगे, इसका दूसरा वॉल्यूम निकालेंगे तब इसको शामिल किया जाएगा। इसीलिए उड़ीसा के लोगों ने और नेताओं ने इसका विरोध किया कि यह उड़ीसा के इतिहास, उसकी अस्मिता, उसके गर्व की अनदेखी है, उसको इग्नोर कर रहे हैं और इसे महान अपमान बताया है और कहा है कि यह उड़ीसा के साथ अन्याय है। ये पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इस बात की चर्चा की और इसी से यह विवाद आपका जुड़ के खड़ा हो गया कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी के जो मुख्य भाग है उसमें से हटाने की आपने कोशिश कर दी और दूसरा भाग अभी प्रिंट हुआ नहीं है। यानी कि वो चाहते हैं कि हमें फ्रंट पे जगह मिले पहले से ही, और था भी, अब उसको भी हटा दिया और पीछे भी अभी छपा नहीं है। जब विवाद खड़ा हुआ तो एनसीईआरटी को जवाब देना पड़ा कि हम अगले वॉल्यूम में इसको प्रिंट करेंगे। यह सबसे बड़ा कारण बन गया, यानी कि अस्थायी रूप से इसको बाहर कर दिया और कहा कि दूसरे खंड में प्रकाशित करेंगे, बाद में शामिल किया जाएगा। इसकी वजह से वहां पर उड़ीसा में असंतोष खड़ा हो गया, विशेषकर बीजू जनता दल जो पार्टी है उसने, उनके नेताओं ने, उनके मुख्यमंत्री ने इसको राष्ट्रीय अपमान या उनके राज्य का अपमान माना है और उन्होंने कहा कि यह उड़ीसा के लोगों का जो सशस्त्र संघर्ष था, उनका जो बलिदान था, उनकी जो ऐतिहासिक पहचान थी, उसकी उपेक्षा है ये। और यह कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है बीजेडी और बीजेपी के बीच की। बीजेडी यानी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी, और जो नई पार्टी आई है बीजेपी, उसके बीच में, इन दोनों का। क्योंकि बीजू जो है, बीजू जनता दल, वो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानती थी, उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम मानती थी, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी 40 साल पहले हुआ था। और वो कोशिश कर रहे थे कि हमें इसे राष्ट्रीय स्थान दिया जाए, यानी कि 1857 से पहले इसको पढ़ाया जाए और इसको एक किसान आंदोलन के तौर पर ना पढ़ाया जाए, बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के तौर पर पढ़ाया जाए। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाए। हालांकि इसको लेकर के लगातार बहस होती रही है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जब वो इस लेवल पर इसका पहले से ही आंदोलन चला रहे हों कि 1857 के पायका विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर दर्शाया जाए, उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हो, और उस समय में आप उसकी मुख्य किताब से हटा करके सेकंड पार्ट में डालने की आप उनको एक उम्मीद जगा रहे हो कि सेकंड पार्ट में इसको शामिल करेंगे, तो एक तरीके से उनके लिए तो ये समझ लीजिएगा कितना बड़ा सम्मान और कितनी बड़ी गैर सम्मान की बात होगी। अब आप समझिएगा। ओके, तो अब बातें जानने की कोशिश करते हैं कि भाई पायका विद्रोह 1817 में, यानी कि 1857 के विद्रोह से पहले हुआ था। यह व्यक्ति जिसका फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह फोटो उस महान व्यक्ति का है जिसने इस विद्रोह को लीड किया था। इसका नाम है जगबंधु महापात्रा, बक्सी जगबंधु महापात्रा। ये इसके लीडर हुआ करते थे, ये इसके लीडर हुआ करते थे। और ये विद्रोह हुआ था 1817 में, पायका विद्रोह। ओके, किसके खिलाफ? ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था, ब्रिटिश शासन के विरोध में। लेकिन आपको लग रहा हो, और इसका नेतृत्व किया था, नेतृत्व जगबंधु महापात्रा ने इसका नेतृत्व किया था। ओके, ध्यान रखिएगा। 1817 में इसकी खास बात क्या थी? यह जो विद्रोह था दोस्तों, बेसिकली विद्रोह इस समय शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसका एक अपना घटनाक्रम था, एक व्यवस्थित घटनाक्रम था। इसके पीछे कई सारे कारण भी थे।
और कई सारी चीजें भी थी। लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि आखिर ये पाइका है कौन, पाइका कौन है। और पाइका को अगर आप जान जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर इन दो व्यक्तित्वों को आप देख लें तो। और ये दोनों व्यक्तित्व एस राजामौली की प्रसिद्ध मूवी जो भी हैं, उनके दो महान कैरेक्टर हैं, जिनके बिना वो दोनों मूवी कुछ भी नहीं है। एक है आपके मगधीरा और दूसरे हैं कटप्पा मामा। अब कहोगे सर इसके और पाइका विद्रोह के बीच में क्या रिलेशन है? अगर जिन लोगों ने मूवी देखी होगी तो इन दोनों कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे कि ये दो कैरेक्टर दो अपने विशेष समुदाय से आते थे, और उस समुदाय के लोगों में एक प्रवृत्ति थी कि उस समुदाय में जो भी व्यक्ति पैदा होगा वो राज सिंहासन की सुरक्षा का काम करेगा मरते दम तक। यानी कि वो राज सिंहासन के वफादार सैनिक के तौर पर काम करेंगे, वफादार सैनिक के तौर पर काम करेंगे। जिसमें मगधीरा में कहता है कि हमारे कुल का जो व्यक्ति होगा वो बिना 100 दुश्मनों को मारे मर नहीं सकता। और कटप्पा के बारे में तो आप जानते ही हो कि ये तो गुलाम है, सिंहासन का गुलाम है। हमारे खानदान में जो भी पैदा होगा वो इस सिंहासन की सेवा करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों ये कि पाइका जो लोग हैं ये इसी तरीके के गजपति शासकों के विरासत वाले योद्धा हैं। यानी कि उड़ीसा के जो गजपति वंश था, गजपति शासक, उनके विरासत आधारित योद्धा हैं। विरासत आधारित योद्धा यानी कि विरासत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनकी सेवा करेंगे। यानी कि इनका कर्तव्य है शाही सेवा करना, शाही सेवा करना, यह इनका कर्तव्य है। लेकिन इनको बदले में क्या मिलता है? इनको बदले में शासक जो हैं दोस्तों, जो शासक हैं, इनको कर मुक्त भूमि देते हैं, कर मुक्त भूमि देते हैं कि भाई जाइए और अपनी खेती करिए, कर मुक्त भूमि, यानी कि एक तरीके से शांतिपूर्ण जीवन जिए। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब युद्ध होगा तो आप साथ में रहोगे ही रहोगे, बाकी जिस समय शांति की व्यवस्था है, जिस समय शांति का दौर चल रहा है, उस समय आप जाकर के अपनी खेतीबाड़ी करिए। और इनको विरासत की तरफ से आपको निष्कर जागीर मिली हुई थी, जिसे हम कहते हैं निःशुल्क जागीर, इनको मिली हुई थी। ओके, तो आराम से खेती करते थे, करमुक्त भूमि, इसीलिए ये किसान भी हैं। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये एक योद्धा तथा किसान, कृषक दोनों हैं, ये रहे, दोनों हैं। इसीलिए अब बता दीजिए इनके विद्रोह को हम किसान विद्रोह माने या एक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर देखें। पारंपरिक योद्धा वर्ग है ये। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था, विद्रोह के पीछे जो कारण हैं वो आपको मैं बता देता हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। अनसुने पहलू में सबसे पहला हम बात करें तो इनका कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में उड़ीसा पर कब्जा कर लिया, किया। और इस कब्जा करने के बाद इनकी जागीरें छीन ली गई, जागीरें छीनी कि भाई जिन जिन लोगों को जागीर मिली हुई है उनकी जागीरें सब वापस कर दी जाए। उनके भूमि अधिकार छीन लिए गए। अब करें तो करें क्या भाई? पैतृक जो परंपरा है वो क्या करें? यह भी हो गया। और इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी आप समझ लीजिए कि क्या हुआ। 1806 में एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1806 में इन्होंने वहां के शासक को मार दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। राजा मुकुंद देव, अगर ये सैनिक बन भी जाते तो वहां के जो राजा मुकुंद देव हैं इनको सत्ता से हटाया। राजा मुकुंद देव के जो गुरु थे
इनके एक तरीके से इनके जो गुरु माने जाते हैं, संरक्षक कह लीजिए, गुरु जयदेव, और यही इनके संरक्षक भी थे, संरक्षक। इनको भी मार दिया गया, इनको मार दिया गया। अब बताओ क्या करोगे? तो एक तरीके से इन पायकों के लिए ना तो योद्धा का कार्य बचा और ना ही कृषक कार्य बचा, दोनों में से कुछ भी नहीं बचा। इसके अलावा कुछ और नए बदलाव हुए, नए बदलाव भी हुए। नए बदलाव ये हुए कि नमक पर कर लगा दिया गया, नमक कर लागू कर दिया गया कि भाई उड़ीसा का क्षेत्र है, नमक बनता है तो भाई नमक कर लगा दो। दूसरा, मुद्रा प्रणाली में बदलाव कर दिया, मुद्रा प्रणाली। अब मुद्रा प्रणाली की वजह से सोचिए इनका जो लेन देन की व्यवस्था है वो भी बिगड़ गई कि भाई ये तो अपनी स्थानीय मुद्रा में लेन देन करते हैं, बाकी क्या करेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से जनता का जीवन संकट में आ गया। सारी की सारी जनता, आसपास की सभी जनता, केवल अकेले यही नहीं बल्कि सभी लोग संकट में आ गए थे, एवरीबॉडी। अब आप खुद सोचिएगा जब ऐसी स्थिति होगी तो कोई इंसान क्या करेगा, किस तरीके से करेगा। और इस तरीके से संकट बढ़ता ही चला गया, धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता चला गया और अल्टीमेट 1817 में जाकर के विद्रोह की शुरुआत हो गई। 1817 में जाकर के यहां देखेंगे तो 1817 में विद्रोह इन्होंने नहीं किया था। एक 400 कौंध जनजाति है, कौंध जनजाति के लोग हैं, 400 कौंध जनजाति है। इन्होंने ब्रिटिश विरोध किया, ब्रिटिश का विरोध किया, यानी कि एक तरीके से विद्रोह किया। इनका भी शोषण हो रहा था और इनके साथ में ही आपके जगबंधु के नेतृत्व में आपके जो पायका हैं, पायक, ये शामिल हो गए, ये शामिल हो गए और इस तरीके से विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस थानों पर आक्रमण किया, सरकारी भवनों पर आग लगाई, ब्रिटिश खजाने को लूट लिया। जिस सब काम किए इन्होंने, किसके लिए? अपने राज्य के लिए वापस लेने के लिए। सोचिएगा, पुलिस थाने जलाए, पुलिस थाने जलाए, खजाना लूटा, सरकारी भवन आग लगाई, सरकारी भवन को आग लगाई। ये सारी चीजें इन्होंने कर ली और पूरे उड़ीसा में यह आंदोलन फैल गया। एक जगह पर नहीं, पुरी से लेकर, कटक से लेकर, पीपली से लेकर के तमाम सारे क्षेत्रों में यह आंदोलन फैल गया और धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। 7-8 साल खूब बड़ा आंदोलन। और कंडीशन यह हो गई कि इन आंदोलनों को इन्होंने करने के लिए कुछ ऐसी चीजें अपनाई थी जिसकी वजह से आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। और वो कंडीशन थी कि इन्होंने जो चीजें अपनाई थी वो थी सबसे महत्वपूर्ण चीजें, ध्यान रखना। इन्होंने छापामार युद्ध अपनाया, छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वारफेयर, छुप करके युद्ध करना। आमने सामने की सेना नहीं है, गली कूचों से निकल करके, गांव से आकर के, बीहड़ से आकर के इन पर अटैक करना। अब इस वजह से गांव को जीतना बड़ा मुश्किल पड़ गया, गांव को जीतना बड़ा मुश्किल पड़ गया, यह छापामार युद्ध। दूसरा, इनके पास साधारण अस्त्रों का प्रयोग किया। इनके पास कोई बड़े हथियार नहीं थे, साधारण अस्त्र। और साधारण अस्त्र क्या है? तीर कमान, हसिया, खुरपी, भाला, फावड़ा, ऐसी चीजें, इन सब का इस्तेमाल किया। और 7-8 साल तक इन्होंने संघर्ष किया, 7-8 साल तक। और तीसरा, इन्होंने एक चीज और भी थी, केवल विद्रोह नहीं किया बल्कि सामाजिक सुधार का काम भी किया। विद्रोह के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए भी इन्होंने दबाव डाला, सुधार पर बल दिया इन्होंने। ये इनके आंदोलन की कुछ विशेष बातें हैं, समझ लीजिएगा। इन्होंने केवल ब्रिटिशों शासन का विरोध नहीं किया बल्कि उड़ीसा का जितना भी ग्रामीण ढांचा है, ग्रामीण परंपरा है, ग्रामीण संस्कृति है, उन सब के लिए सामाजिक व्यवस्था के सुधार करने की भी इन्होंने बात कही।
इसके लिए भी उन्होंने बात रखी कि भाई हम इसलिए भी विद्रोह कर रहे हैं, खाली हम अपने राजा को वापस लाने के लिए नहीं, राजतंत्र के वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जागीरें वापस लाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे के पूरी व्यवस्था को सुधार करने के लिए है। कंप्लीट, यानी कि पुरानी व्यवस्था को वापस लाना, ओल्ड सिस्टम को कंप्लीटली, यह कंडीशन इनकी रही थी। तो ऐसी स्थिति में यह चलता रहा और अल्टीमेट एक दिन यह हुआ कि अंततः फाइनली हम कहें तो 1825 में इस विद्रोह को दबा दिया गया, दबाया। जगबंधु ने समर्पण कर दिया, जगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरीके से लगभग 7-8 साल यह विद्रोह अच्छे तरीके से चलता रहा, अच्छे तरीके से। बात समझ गए नहीं? तो यह एक कंसेप्ट था इनका। और इस आंदोलन में आदिवासी, महिलाएं सभी इसमें शामिल थे, सभी लोग इसमें शामिल थे। बिना अच्छे औजारों के लड़े, केवल विद्रोह नहीं, सामाजिक सुधार की बात कही गई। और जब ये सारी चीजें हुई तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की। आगे जाकर के ब्रिटिश सरकार ने इनके दबाव में आकर के कुछ सुधार किए थे। ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सुधार, या कह सकते हो इनके बदलाव, वो भी इन्हीं के आंदोलन की वजह से था। बदलाव यह था कि भूमि कर जो था वो कम किया गया, नमक कर ये भी कम किया गया, नमक कर भी कम किया गया, राजस्व में छूट दे दी गई। अदालतों में उड़िया भाषा को शामिल किया गया कि ठीक है भाई, हम वापस उड़िया भाषा को शामिल करेंगे, ठीक है ना, सारी चीजें करेंगे। यह सब किया, लेकिन स्थिति यह हो गई थी कि तब तक पाइक जो हैं, पाइक, इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति बुरी हो गई थी, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं बचा, न कृषि का, क्योंकि इनकी जागीरें वापस नहीं की गई, बुरी हो गई। इनकी पहचान का संकट खड़ा हो गया, पहचान का संकट खड़ा हो गया, खड़ा हुआ। अब आप समझिएगा। लेकिन बाद में जाकर के ये विद्रोह तो खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में जाकर के लोक कथाओं में इनकी कहानियां चलने लगी। उनके नाच गाने, ये सारी चीजें एक विरासत के तौर पर आगे चलते रहे। और आगे जाकर के इनकी जब सारी चीजें हुई, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने की बात आई, तो उड़ीसा के लोगों ने इनके इतिहास को एक स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर बढ़ाने की बात कही, कुल मिलाकर के। और यहां से ये सारी चीजें हुई थी। तो कंडीशन यह है कि यही जो स्थिति है, यही है इनका राजनीतिक महत्व और समकालीन संदर्भ, कि एक तरफ लोक कथाओं में इनके गौरव और अस्मिता को बनाए रखा, अस्मिता बनी रही लोक कथाओं में, ठीक है ना। दूसरा, लोगों ने आपके कौंध जनजाति, कौंध और पाइका के इतिहास को सम्मान देने की बात कही, सम्मान की बात कही कि भाई इनको पूरा सम्मान देना चाहिए। तीसरा, कि इस विद्रोह को, उन्होंने कहा कि इस विद्रोह को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानना चाहिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानना चाहिए, माना जाए। और इसके लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें थी। चौथा, इससे उनके इस विद्रोह को उन्होंने अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपना गौरव
माना कि ये हमारी अपनी क्षेत्रीय पहचान है, क्षेत्रीय अस्मिता है, क्षेत्रीय गौरव है और इसको इतिहास में सही जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि इस विद्रोह के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय हो, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाए और राजनीतिक नेतृत्व यही चाहता था। हमारे उड़ीसा के इस विद्रोह को एक उपराष्ट्रवाद की भावना के साथ देखा जाए और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाए और इसी को लेकर के 2017 में इस आंदोलन के विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने पर, जब 200 वर्ष पूरे हो गए थे, 200वीं वर्षगांठ हो रही थी, उस पूरे होने पर इसके वंशजों को सम्मानित किया था। उड़ीसा सरकार ने इसके वंशजों को सम्मानित किया था, नित किया था। ये रहा कुल मिलाकर के। और उसी समय उन्होंने कहा कि हम इतिहास की किताबों में इसे पाठ्य पुस्तकों में शामिल करेंगे और केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हम इसे शामिल करेंगे। लेकिन अब जब ये सारी चीजें आईं और एनसीईआरटी विवाद हुआ तो इसने सारी की सारी व्यवस्था को बदल के रख दिया। कुल मिलाकर के इस विवाद ने फिर खड़ा कर दिया एक बड़े विवाद को कि 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया और कहा कि हम अगले जो वॉल्यूम आएगा उसमें शामिल कर लेंगे। जब विवाद बढ़ता देखा तो इसीलिए इसको क्षेत्रीय अस्मिता की, क्षेत्रीय पहचान की जो संकट है उसके रूप में इसको देखा गया। इसी के लिए कहा गया कि यह हमारा महान अपमान है, हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का। यह उड़ीसा की आम जनता का अपमान है, उनकी हिम्मत, उनके गौरव, उनके शौर्य का अपमान है। यह घटना नहीं है बल्कि वहां की एक सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक भावना का प्रतीक है ये। और इसी वजह से यह फिर से खड़ा हो गया। इसलिए इस विद्रोह को केवल किसान विद्रोह न माना जाए बल्कि इससे एक स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी की नजर से देखा जाए, यह उनका मानना है। अब आपका क्या मानना है आप बताइए दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एनसीईआरटी ने जो किया वो सही किया या गलत किया? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज आपको बता देता हूं, इतिहास वैकल्पिक विषय 2026-27 के लिए प्रतिज्ञा जुलाई बैच आज से स्टार्ट हो गया है। आज केवल इंट्रोडक्शन हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्शन। कल भी इंट्रोडक्शन होगा, जस्ट एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन होगा। आप अभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। और MK लाइव कोड के माध्यम से ये 14,999 फीस है, लेकिन इस समय ऑप्शनल फेस्ट आपका चल रहा है, तो उस ऑप्शनल फेस्ट का आज तक इसका बेनिफिट उठाइए और डिस्काउंट रेट में बैच को ज्वाइन कीजिए फटाफट मेरे साथ। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे मेल और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पर, लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा। बाकी इस PPT के लिए आप मेरे इस टेलीग्राम बारकोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।